जब सावित्रीबाई फुले घर से निकली स्कूल जाने के लिए तो उनके कदम बिल्कुल डगमगाया नहीं, वो चलती रह गई। उस वक्त उन्होंने एक साधारण सी साड़ी ले ली थी जो कि सूती कपड़ा था। उस वक्त वही पहनकर वो चलती थी स्कूल और अपने झोले में एक और सूती साड़ी रख लेती, क्योंकि उन्हें पता था कि लोग उनको रोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें पहले से ही पता था कि उनका स्वागत फूलों से नहीं होगा बल्कि नफरत, गुस्से और गालियां से होगा। और आगे चलकर वही हुआ। जैसे ही वो किसी गली से गुजरती तो उनके ऊपर छतों से गोबर, गालियां, कीचड़, यहाँ तक कि जो नाली में का कीचड़ होता है वो भी उठा उठा कर फेंक देते थे लोग। मतलब दोस्तों, उनको तनिक भी नहीं लगा था कि यही औरत एक दिन इतिहास बदलेगी। यहाँ तक कि उन पर गोबर, कीचड़, यहाँ तक कि गालियां तीरों की तरह चलती थी। लोग उन पर ऐसे ऐसे गालियां देते थे कि आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। अरे उल्टा, अरे पापनी, अरे समाज बिगाड़नी, तो वापस क्यों नहीं चली जाती? क्यों अपने पूरे खानदान की नाम डुबाने पर उतरी हुई है? तो वापस क्यों नहीं चली जाती? तेरी जैसी औरत कहीं नहीं देखी है। औरत होकर पढ़ाने चली है। कई लोग थे जो कि कई तरह की बातें किया करते थे कि ये देखो समाज को बिगाड़ने पर चली है, इसको तो जिंदा रहने का भी हक नहीं है। इस पर तो लोग पत्थर तक चला देते थे, ऐसे ऐसे करके बात करते थे और आखिरकार उन्होंने उन पर पत्थर तक चला दिए। कई पत्थर तो उनके सिर से टकराता, कई पत्थर तो उनके पैर से, लेकिन लोगों की तनिक भी दया नहीं है। उससे भी उनका मन नहीं भरा तो उन पर नालिया की जो कीचड़ होती है वो उठा उठा कर उनके सिरों पर भीगने लगे, उनके साड़ियों पर भीगने लगे, जिससे कि उनकी साड़ी गंदी हो जाए और वो बदबूदार लगने लगे और लोग उनके पास आ ना सके, जिस वजह से वो पढ़ा ना सके। ऐसे ऐसे करके लोग सोचते रहते थे, कई तरह की हरकतें करते थे, लेकिन इससे सावित्रीबाई को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। सावित्रीबाई जानती थी कि मुझे इनसे कोई मतलब ही नहीं है, लोग कितना भी रोके मुझे रुकना ही नहीं है। उनके चेहरे पर एक अलग तरह की अजीब शांति होती थी। वो जब भी घर से निकलती तो वो जानती थी कि जब मैं कुछ बोलूंगी तो वो लोग भी बोलेंगे ही, इससे अच्छा है मैं चुप ही रहूं। वो बिना बोले कुछ भी स्कूल पहुंचती और फिर वहां पर जाकर अपने झोले से दूसरी साड़ी निकालकर वहां पर बदल कर फिर बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देती। यहाँ तक कि पढ़ाने के साथ साथ वो बच्चों में क्रांति की आग भी ला रही थी। वो उनसे कहती, अगर शिक्षा नहीं होगी तो भारत में स्वतंत्रता भी नहीं होगी। सावित्रीबाई ने सिर्फ पढ़ाने पर ही ध्यान नहीं दिया, उन्होंने उन स्त्रियों को आवाज दी जिनकी आवाज कभी भी दबा दी जाती थी, उनकी आवाज जो कि सुनी ही नहीं जाती थी। उन्होंने उन स्त्रियों के साथ खड़ा होकर एक उनको सम्मान दिया और उनके साथ एक अलग तरह का विचार प्रकट करती थी जो कि कोई भी उनके राय में ही नहीं था। फिर भी वो स्त्रियों को आवाज देती रहती। यहाँ तक कि सावित्रीबाई फुले ने विधवा महिलाओं के लिए, जो कि विधवा हो जाती थी, उनके लिए एक अलग तरह का आश्रम बनवाया जहाँ पर वो सुरक्षित रह सकती थी। और उस वक्त विधवा महिला को लोग तिरस्कार की नजरों से देखते थे, क्योंकि उस दौर में विधवा महिलाओं की जिंदगी बहुत ही दयनीय थी। उनकी हालत बहुत ही उस टाइम बहुत ही खराब थी, जिस वजह से उन्होंने विधवा महिलाओं के लिए एक अनाथ जिस वजह से उन्होंने विधवा महिलाओं के लिए एक आश्रम बनवाया। अगर किसी विधवा महिला से बच्चा हो जाता था तो उसे समाज जीने नहीं देता था। उस वक्त का दौर दोस्तों बहुत ही दयनीय था, क्योंकि उस वक्त जाति प्रथा, जाति भेदभाव, यहाँ तक कि कई सारे छुआछूत के, यहाँ तक कि विधवा महिला को कई सारे अपराधों से भाई गुजारना पड़ता था। और इसी सोच और इसी अपराध को रोकने के लिए बाल प्रबंधक गृह की स्थापना की और उन्होंने ऐसी ऐसी महिलाओं को आश्रय दिया जिन्हें समाज चैन से जीने भी नहीं देता था। एक दिन एक ब्राह्मण विधवा ने एक बच्चे को जन्म दिया। तब उसके जन्म लेते ही उसके पश्चात समाज को जैसे ही पता चला उस बच्चे को मार देना चाहता था। उस बच्चे ने जैसे ही जन्म लिया समाज उसे मार देना चाहता था, लेकिन ज्योतिराव और सावित्रीबाई ने उस बच्चे को गोद ले लिया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर इस बच्चे को गोद नहीं लेंगे तो समाज इसे बिल्कुल मार ही देगा। लेकिन सावित्रीबाई और ज्योतिराव ने उस बच्चे को गोद ले लिया, जिस वजह से समाज उसे मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गोद लिया, जिस वजह से वो बच्चा बच गया। वो दोनों भी जानते थे कि अगर इस बच्चे को गोद नहीं लेंगे तो इस समाज इसे जीने नहीं देगा। उस बच्चे का नाम रखा गया यशवंत। यशवंत आगे चलकर डॉक्टर बना और वो भी सावित्रीबाई और ज्योतिराव की तरह ही समाज सेवा में लग गया। यह उस समय का सबसे साहसी निर्णय था। महिलाओं की आवाज बनी सावित्रीबाई। सावित्रीबाई जो कि सिर्फ शिक्षिका ही नहीं थी, वह लेखिका भी थी, कवि भी थी और महिलाओं के अधिकार के लिए
वो सबसे बुलंद आवाज बनी। उन्होंने महिलाओं से कहा, उठो, जागो, पढ़ो, समाज को एक नई राह दो, अपने अधिकारों को पहचानो। लड़कियां सिर्फ चूल्हा चौका करने के लिए नहीं आई, हम भी देश को आगे चला सकते हैं, हम भी देश को अब आगे चलाएंगे। उस टाइम का क्या था दोस्तों कि शिक्षा ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जरिया था जो कि सबको बाहर निकाल सकता था। इसलिए सावित्री बाई सबसे बड़ा हथियार वो शिक्षा को ही मानती थी। उन्होंने जाति, छुआछूत और भेदभाव के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई और शिक्षा के लिए बहुत संघर्ष किया। उनकी हर बात हर व्यवस्था को चुनौती दे रही थी। तो दोस्तों अब हम उनके मृत्यु के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों अब हम उनके सबसे दर्दनाक मौत के बारे में जानेंगे कि उनकी मौत कैसे हुई।